नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी डिस्कशन में आपका स्वागत है। और ये हमारी पॉलिटी डिस्कशन की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम संविधान के भाग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, संविधान के भाग हम पढ़ेंगे। संविधान के भाग आपको पता है कि संविधान के 22 भाग हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन 22 भागों को याद कैसे किया जाए। अब आपको बाकी जगह गूगल में या यूट्यूब में आपको इनकी ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन आपको भी पता है कि इस 22 भागों की ट्रिक के लिए तो कम से कम आपके पास 22 शब्द होने चाहिए। 22 भाग हैं तो ट्रिक के लिए कम से कम 22 वर्ड होने चाहिए। अब 22 वर्ड को याद करने के लिए आपको दूसरी कोई ट्रिक्स चाहिए। तो देखो, हर जगह हम ट्रिक नहीं लगाते हैं। ट्रिक वहाँ लगाते हैं जहाँ चीज़ें कम संख्या में 10-12 चीज़ें हो गई या 7-8 चीज़ें हो गई, वो ट्रिक से याद की जा सकती हैं। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो वहाँ ट्रिक नहीं लगाने का कोई फ़ायदा होता है। वहाँ चीज़ें आपको लॉजिक के साथ समझनी पड़ती हैं। तो इसी लॉजिक को के साथ हम समझेंगे। तो देखो, संविधान के भाग क्यों बनाए गए। देखो, संविधान के भाग इसलिए बनाए गए ताकि एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखा जा सके। जैसे कि आप मान के चलो, आपकी बुक सेल्फ होती है, तो आप पॉलिटी के नोट्स, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के बनाए हुए और कोचिंग के नोट्स आप एक जगह रखते हो, हिस्ट्री की चीज़ें एक जगह रखते हो, है ना, इकोनॉमिक चीज़ें एक जगह रखते हो। सेम चीज़ संविधान सभा ने भी ये किया। अगर नागरिकता के प्रावधान है तो वो एक जगह रखेगी, केंद्र सरकार के प्रावधान है तो एक जगह रखेगी, राज्य सरकार के प्रावधान है तो एक जगह रखेगी। कुल मिला के इसी क्रम में चीज़ें रखी गई हैं। तो हम इन 22 भागों को जब याद करने की कोशिश करेंगे तो हम देश की विकास यात्रा के तौर पर हम इसको समझते हैं। मान के चलो कि एक देश का विकास कैसे कैसे होता है, वैसे वैसे हम संविधान को याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हम इन संविधान के भाग को याद करने की कोशिश करेंगे फेज़ 1, मतलब 4 फेज़ में याद करने की कोशिश करेंगे, 2, 3 एंड 4। पहले क्या होगा कि भाई देश की कुछ ना कुछ बुनियाद होगी, है ना। देश की बुनियाद होगी, बुनियाद निर्धारित होगी कि ये देश है क्या, आखिर देश में क्या क्या है, देश की बुनियाद होगी। फिर इस देश को चलाने के लिए कोई ना कोई सरकार का ढांचा होगा। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, कि सरकारी ढांचा होगा कुछ ना कुछ। फिर इसके बाद क्या होगा कि भाई सरकारी ढांचा भी हो गया, बुनियाद भी हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था भी तो रहेगी ना, जो व्यवस्था चलाएगी। और फिर बाद में आपकी व्यवस्था हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा। आप लोग बात कैसे करोगे, कुछ ना कुछ अगर आपातकालीन जैसी स्थिति आ गई, तो इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी कैसे लगेगी, वो सारी चीज़ें। बस ये 4 फेज़ आपको याद रखने हैं। बस 2 मिनट में मैं इस कहानी को पूरा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो देश की बुनियाद कैसे निर्धारित होगी, आप बताओ, देश की बुनियाद कैसे निर्धारित होगी। कि देखो, सबसे पहले आप ये तय करेंगे कि आप रहने वाले कहाँ हैं, किस जगह आप रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप जो निर्धारित करेंगे कि आपको रहना किस जगह है, तो आप ज़मीन तय करेंगे। तो ज़मीन का मतलब कि देश, आपका देश कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक है आपका देश। दूसरा, उस ज़मीन तो मिल गई, लेकिन ज़मीन में रहेगा कौन, ज़मीन में रहेंगे नागरिक। अब जब नागरिक रहने लगे तो नागरिक बोलेंगे कि भाई मेरे कुछ ना कुछ तो अधिकार होने चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। और वो मांग करेंगे किसकी, कि भाई मेरे क्या मूल अधिकार हैं। अब चूंकि आपको पता है कि हमारे देश में लगातार असमानता रही है, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, तो कहीं ना कहीं असमानता है। तो ये नागरिक फिर सरकार से बोलेंगे कि यार आप इस असमानता को कम करने का प्रयास करो, जाति के बीच में है या महिला पुरुषों के बीच में है। तो सरकार बोलेगी चलो ठीक है भाई, हम DPSP ले आते हैं, मतलब राज्य के नीति निदेशक तक, तो जिसके तहत अगर जैसे जैसे देश अमीर होता जाएगा हम आपके लिए कल्याणकारी काम करते रहेंगे। ठीक है, सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन सरकार ने तुरंत रिप्लाई किया कि भाई हम ही सब कुछ करते रहेंगे क्या, तुम क्या करोगे। तो बोले कि तुम्हारे लिए भी कुछ हैं, कुछ नियम हम बना रहे हैं, हम इनको बोलेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य जो कि तुम्हें निभाने पड़ेंगे। तो नागरिकों ने बोला कि ठीक है भाई, हम निभा लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम निभा लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद सरकारी ढांचा, देश की बुनियाद हो गई कंप्लीट। अब सरकारी ढांचा, सरकारी ढांचा में क्या आएगा, आप खुद सोचोगे सरकारी ढांचा में क्या आएगा। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा सरकार में कौन होता है, सबसे बड़ा सरकार में आपकी केंद्र सरकार होती है, या आप इसको बोलो संघ की सरकार हो जाती है, इसी को आप यूनियन बोल देते हो। फिर इससे छोटी सरकार कौन सी होती है, राज्य की सरकार हो जाती है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। इससे छोटी कौन सी सरकार होती है भाई, इससे छोटी तो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप तब तक इमेजिन करो कि केंद्र शासित प्रदेश से छोटे कौन से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से नीचे कौन होते हैं भाई। केंद्र शासित प्रदेश से नीचे की जो सरकार होती है, या जो कम क्षेत्रफल में जो सरकार होती है, वो तो आपकी होती है अर्बन लोकल बॉडीज़, जो आप गांव के प्रधान या ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ। तो कौन होता है, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है ना। फिर एक और छोटी सरकार होती है, वो कहाँ होती है, वो होती है जनजातीय क्षेत्रों में।
क्यों होती है? दरअसल क्या होता है कि जनजातीय क्षेत्रों के जो संस्कृति है, उनकी जो अपनी पहचान है, वो पहचान बनी रहे, इसके लिए उनको कुछ ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं, ग्राम सभाएँ। तो कुल मिला के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की भी एक सरकार होती है। तो ये हमने सरकारी ढांचा देखा है, ठीक है? कितनी प्रकार की सरकार होती हैं? अनुसूचित और जनजातीय सरकार, ठीक है? ये देखो जनजातीय सरकार। अब ठीक है, हमने सरकारी ढांचा बना लिया, लेकिन ये सरकारी ढांचा किस तरीके की व्यवस्था के साथ काम करेगा? मतलब सरकारी ढांचा तो आपने बना लिया, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या होगी चलाने के लिए? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार बोलेंगे कि भाई हम मिलकर कैसे काम करेंगे, मतलब आपके बीच में रिलेशन कैसा होगा, रिश्ता कैसा होगा। चलो ठीक है, फिर इसके बाद चलो मिलकर काम तो कर लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? यानी वित्त, जिसे हिंदी में बोलते हैं वित्त, संपदा, संपत्ति, इस रिश्ते को चलाने के लिए ये कहाँ से आएंगी? ये भी बात है। फिर चलो ये सब भी आ जाएगा, तो लेकिन अब विभिन्न राज्यों के बीच में रहने वाले लोग, केंद्र राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले लोग, वो भी तो व्यापार करेंगे ना, व्यापार वाणिज्य कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। चलो ठीक है, करने दिया। इसके बाद क्या आएगा? देखो ये सारी चीज़ें होंगी, व्यापार भी होगा, केंद्र राज्य के बीच में संबंध भी बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस पूरे सिस्टम को ध्यान रखने के लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो फिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन होंगे? सिविल सेवक होंगे। अब सिविल सेवक की भी कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, तो इनके लिए अधिकरण होंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं, सिविल सेवक तो आ गए। फिर इसके बीच में आएंगे कुछ नेता, वो बोलेंगे कि भाई मुझे तो जनता का टैक्स खाना है, बैठ के नशे करने हैं, मौज मस्ती करनी है और जनता का टैक्स भी खाना है। तो अब क्या कर सकते हैं? सारा सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है, कुछ बुरा भी होना चाहिए। तो फिर जनता को चुनाव होगा, यानी निर्वाचन होगा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच में एक चीज़ और मिस हो रही है। मिस ये हो रही है कि जैसे पहले ही मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बहुत असमानता रही है, ऐतिहासिक रूप से, जातीय स्तर पर, लैंगिक स्तर पर। तो SC, ST, OBC इनकी बहुत असमानता का शिकार रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलो ये तो सारा हमने व्यवस्था कर ली। अब बात आती है कि संचार कैसे होगा। आपने अरेंजमेंट तो कर लिया, ठीक है, आपने सारा सिस्टम बना लिया, आपने देश की बुनियाद भी समझ ली, सरकारें भी समझ ली और सरकार की व्यवस्था भी समझ ली, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, हम कुछ राजभाषा बना देते हैं, इसमें आप लोग बात करना आपस में, ठीक है। तो राजभाषा बना दी, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो कुछ ना कुछ आपका आपातकाल भी लगेगा। चलो ठीक है भाई, आपातकाल भी लगा दिया। अब बात आती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो इन सारे भागों में नहीं आ सकती हैं। देखो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ बना लिया है, हमने देश की बुनियाद समझ ली है, सरकारें बना ली हैं, सरकार को चलाने के लिए पूरा सिस्टम बना दिया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को बहुत एक्स्ट्रा पावर मिलती है आर्टिकल 361 के तहत, तो वो कहाँ रखोगे? तो कहते हैं चलो यार ठीक है, उसके लिए कुछ मिसलेनियस सा बना देते हैं, यानी विविध, मिसलेनियस। चलो ठीक है। अब क्या है कि समय बदलता है, समय बदलेगा तो इस पूरे सिस्टम में संशोधन भी आपको करना पड़ेगा या नहीं? कि आप ये मान के चल रहे हैं 1947 में जो संविधान बनना शुरू हुआ था और 1950 में जो लागू हुआ था वही आगे तक चलता रहेगा अगले 400-500 साल तक? नहीं चलेगा ना भाई, कुछ ना कुछ संशोधन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, संशोधन के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया आपने। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होंगे ना जो कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं ना, फिर उनका प्रोविजंस का मैं तो खत्म हो गया, तो फिर वो प्रोविजन यानी अनुच्छेद भी खत्म हो गया। जैसे अनुच्छेद 370, जब तक जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान थी तब तक वो था, फिर खत्म हो गया। तो बात तो सही है, अस्थायी कुछ उपबंध के लिए भी कोई एक भाग होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में सारा सिस्टम बना दिया, लेकिन इसमें पता है क्या समस्या आ गई? समस्या इसमें ये आ गई कि यार आपने सारा सिस्टम तो इंग्लिश में बना दिया है, अब हम जैसे हिंदी माध्यम का क्या होगा? तो हमें भी समझने के लिए चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपने पूरा जो सिस्टम बनाया है वो 395 अनुच्छेद का बना दिया है, और हर अनुच्छेद के अंदर 50 तरीके की चीज़ें लिखी हैं। हमें तो बस ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़ा दो, टाइटल पढ़ा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, और इसका अनुवाद भी कर दो, ठीक है। यानी टाइटल का मतलब छोटी छोटी चीज़ें और ट्रांसलेशन, बस। तो भाई ये आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। कैसे कंप्लीट हो गए? पहला जो बात करता है देश कहाँ से कहाँ तक है, यानी संघ और राज्य। दूसरा नागरिकता की बात करता है कि नागरिक कौन है और कौन नहीं है। तीसरा नागरिकों के क्या मूल अधिकार हैं, नागरिकों के लिए सरकार क्या करेगी। चौथा, और चौथे का ही ए है
क्योंकि पहले क्या सरकार ने तो सब कुछ नागरिकों के लिए किया, बाद में सरकार को लगा कि नागरिक हमारे लिए क्या करेंगे, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको डाला गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम सरकारी ढांचा बना रहे थे। सरकारी ढांचा में हमने सबसे पहले देखा था संघ, इसको अगला नंबर दे दो 5, राज्य सरकार 6, केंद्र शासित प्रदेश 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 को निरस्त कर दिया गया, उसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। इसको 8 दे दो, केंद्र शासित प्रदेश। 9 के लिए ग्राम पंचायत। अब ग्राम 7 लाख गाँव है हमारे पास, तो अब 7 लाख गाँव के लिए तो एक ही भाग में तो प्रोविजंस हो नहीं सकते थे, तो 9 का ए भी शामिल कर दो इसको। ठीक है, फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए भाग 10। इसके बाद हमने सरकारी ढांचा बनाया था, इसके बाद हमने व्यवस्था समझी थी, तो भाग 11। पैसा कहाँ से आएगा, भाग 12। व्यापार वाणिज्य कैसे होगा, भाग 13। सिविल सेवकों के लिए भाग 14। सिविल सेवक में भी आपस में लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ ट्रांसफ़र की बात होगी, तो इनके लिए विशेष न्यायालय हो गए, अधिकरण जिनको बोलते हैं, तो ये भाग 14 ए। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। फिर नेताओं के पैसे की व्यवस्था करनी है हम सबको, हम गरीब जनता को, नेताओं को पैसे भी खिलाने हैं, तो इसके लिए भाग 15। और हमारे साथ जो भेदभाव या हम जैसे चीज़ें जो आगे देखते हैं, जो हम भेदभाव पढ़ते आए इतिहास में, तो उसके लिए भाग 16। अब चौथा फेज़ कौन सा था, संचार और इमरजेंसी, भाग 17। इमरजेंसी के साथ साथ आप इमरजेंसी के लिए तो भाग 18 था। मिसलेनियस जो कई चीज़ें शामिल नहीं हो रही, भाग 19। अब समय के साथ साथ संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, भाग 20। कुछ टेम्परेरी प्रोविज़न 370 जैसे 21, और ट्रांसलेशन और टाइटल भाग 22। हो गए आपके सारे ये भाग कंप्लीट। अब इनको अगर देखना है तो आ जाइए। तो जब संविधान की भाग की रचना थी, भाग 22 थे। अब आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है। 25 कौन से हो गए हैं, तो वो हम एक बार बाद में देखेंगे, पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो भाग 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशकता, तो संघ। अब संघ में क्या होगा, भाग 5 जो हमने देखा था, देखो यहाँ तक की बुनियादी समझ थी जो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब संघ में क्या होगा, देखो संघ में सबसे पहले तो राष्ट्रपति आएगा। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि पार्लियामेंट है, संसद, तो संसद में सबसे बड़ा कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति पर बड़ा होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से फिर प्रधानमंत्री, पीएम, फिर पीएम से बड़ा छोटे कौन, पीएम से छोटे आ जाएंगे आपके मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो इन सारी की चर्चा आपकी की है सबसे पहली 52 से 78। देखो आर्टिकल्स अभी मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये तीसरी क्लास है पॉलिटी की, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं याद कराना चाहता। आप सिर्फ और सिर्फ अभी पार्ट के नाम याद रखिए, हम जैसे जैसे आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे ये अनुच्छेद खुद में खुद याद होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये तो कार्यपालिका होगी, इसके बाद संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियाँ हैं जैसे ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, अनुच्छेद 123। फिर न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका के भी इसी भाग के अंतर्गत अनुच्छेद रखे गए हैं। फिर सरकार की तरफ से कोई केस भी मतलब सरकार के खातों का कोई देखरेख भी करेगा, उसके लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर आपके वो भी आ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। खैर, तो ये सब पार्ट हो गए भाग 5 के, यानी संघ के। तो जब संघ के सब पार्ट हो गए तो राज्य के भी वैसे ही सब पार्ट होंगे, सेम राज्य के भी वही हैं कि भाई कार्यपालिका है, फिर उसके बाद विधानसभा आएगी, फिर राज्यपाल की विवेकाधीन मतलब विधायी शक्तियाँ, और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। फिर भाग 7 क्या था, भाग 7 को दरअसल अब निरस्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा था, ABCD। अब 7वां जब आपका 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बोलता है कि ये सब हटाओ, ये सिस्टम सही नहीं है, अब भाग केवल राज्यों को 2 सिरे में रखो, या फिर वो राज्य होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अब जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाग B का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये निरस्त कर दिया गया भाग 7। इसके बाद हमने क्या देखा था कि राज्य से छोटा कौन है, यूटीज़, और यूटीज़ से छोटा पंचायत। ठीक है, तो भाग 9A भी यहाँ मेंशन कर लीजिए। भाग 9A कौन, नगर पालिका। तो ये दोनों अनुच्छेद आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। फिर इसके बाद भाग 11 राज्य, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे। भाग 13 वित्त संपत्ता। भाग 13 कि व्यापार वाणिज्य। फिर सिविल सेवा हमने देखा था, राजनेताओं के लिए हम उन पर चुनाव करेंगे। और फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मान लो SC, ST, OBC, दिव्यांग। ये 3 चरण तक हमने देखा था। चौथा चरण हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, चौथा चरण शुरू हुआ था राजभाषा, आपातकालीन, प्रकीर्ण और
संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, और फिर इसके बाद संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरस। ठीक, तो ये सारे भाग या हो गए। अब देखो इन भागों को आप याद करने बैठोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें ट्रिक लगानी पड़ेंगी और फालतू की चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप एक प्रॉपर फेज़ वाइज आप एक लॉजिक के तहत चीज़ों अगर समझोगे ना तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि वर्तमान में 25 भाग हैं। देखो 25 भाग हैं तो सही, लेकिन ये भाग के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। जैसे कि भाग 4 में, इसको और थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं। जैसे कि भाग 4 के अंतर्गत ही 4A शामिल है, 9 के अंतर्गत ही 9A शामिल है, 14 के अंतर्गत आपका 14A शामिल है, और यहाँ पर भाग 9 के अंतर्गत ही 9B भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपके 4 अनुच्छेद बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें से 4A और 14A ये दोनों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 9A और 9 ये आपका आया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, और ये आपका 97 अमेंडमेंट के तहत आया था। ठीक है, तो 4 जोड़े गए, टोटल थे कितने 22 प्लस 4 जोड़े गए 4, और 7वां भाग हटा दिया गया। टोटल कितना आया कैलकुलेट करो, 22 प्लस 4 माइनस 1 25 हैं। तो वैसे संख्या अगर बात की जाए तो संख्या में 25 हैं, लेकिन चूंकि वो भाग के अंतर्गत ही लिखे हैं इसलिए वो आपके 22 ही हैं अभी भी। तो ये हो गए सारे, हमने भाग के बारे में देख लिया, एक लॉजिक के तहत हमने चीज़ों को याद करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के, तो वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला ये आया क्वेश्चन आपका 2022 में यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए जैसा कि संविधान में उल्लिखित है। संघ और उसका कार्य क्षेत्र कौन से भाग में है? आपको पहले ही पता है कि देश की सीमा कहाँ से निर्धारित हो रही है। देश की सीमा कहाँ से निर्धारित हो रही है? भाग 1 से शुरुआत से, तो भाग 1 आएगा इसमें। अब एक देखो 1 से कहाँ से शुरुआत हो रही है, 1 यहीं से। आपको मतलब आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की बात करता है? तो आपको भी पता है भाग 11 है। ठीक है, और भाग 11 में आपके 2 चीज़ें हैं, 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में बात की गई है विधायी संबंध के बारे में, और दूसरे अध्याय में बात की गई है प्रशासनिक संबंध के बारे में। तो भाग 11 का अध्याय 1। इसके बाद कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? संविधान का दूसरा भाग सही सुमेलित है, मतलब ये पूछा गया है। तो दूसरे भाग में क्या है आपको भी पता है, नागरिकता आ जाएगी। तीसरे भाग में नागरिक कुछ ना कुछ अपने अधिकार मांगेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा। चौथा का कुछ ना कुछ उनके मौलिक कर्तव्य होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। संविधान का भाग 5, अब जाहिर सी बात है यही गलत है आपका। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, 2020 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 का, राज 6, भारत का महान्यायवादी। याद करो महान्यायवादी कहाँ पढ़ाया था? भारत का महान्यायवादी कहाँ किसके अंतर्गत आएगा? संघ के अंतर्गत आएगा, और संघ के पहले ही प्रावधान के अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। तो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा तो भाग 8 का तो कोई मतलब ही नहीं है, भाग 6, तो यही सुमेलित नहीं है। भारत के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं? 2020 भाग 9। अब देखिए, ये देखिए यूपीपीसीएस के 2020 में ये क्वेश्चन भाग से ही आया था, 2020 में भी ये क्वेश्चन भाग से आया है। मान के चलिए अगर आपका एक टॉपिक सही है तो आपके 2 सवाल सही हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित मतलब आपको सुमेलित करना है। भारत का भाग 9, ध्यान करो किसके बारे में है, याद करिए, पंचायत। तीसरा बहुत सरल, सॉरी ये तीसरा नहीं है, 8वां किसके बारे में था? संघराज क्षेत्रों के। 9 नगर पालिका। 4 का हो गया, आंसर निकल आया आपका। अगला सवाल देखिए जल्दी फटाफट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब पंचायत 9, नगर पालिका 9A सही है, सहकारिता समिति 9 का सही है, भाग 10 ये गलत है, क्योंकि अधिकरण हमने किस में देखे थे? 14A में। भाग 10 में क्या था? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 सही है, संघराज क्षेत्र भाग 7। अब भाग 7 तो यार मतलब हटा ही दिया गया है, रिमूव्ड। अगर ये रिमूव्ड हो चुका है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यही गलत आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यूपीएससी का सवाल है, आईएएस का 2024 में पूछा गया है।
ध्यान से देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। सही है, 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिकाएँ हैं। आपात उपबंध हमने देखे थे, भाग 17 में आपकी राजभाषा थी, भाग 18 में आपात उपबंध थे। संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध भाग 20 सही है, तीनों सही है, डी आ जाएगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो चाहे यूपीएससी क्वेश्चन हो, अगर हमें चीज़ें लॉजिक के साथ याद हैं, और चाहे यूपीपीसीएससी क्वेश्चन है, तो हम इनको आराम से इजीली कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।